अस्सलाम वालेकुम। आज ये पास्ट पेपर एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर सेकंड है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर सेकंड के कुछ एमसीक्यूज जो आपके पास चैप्टर नंबर सेकंड है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उससे रेलेवेंट कुछ जो एमसीक्यूज हैं उनको आज हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अब आपको याद रखना है जहाँ पे मैंने एमसीक्यू लिखे हैं तकरीबन 8 से 9 एमसीक्यूज इस चैप्टर से आए हैं और इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट बैटेज है। दो रीजन हैं, एक तो इसमें से जो एमसीक्यूज हैं वो लिटिल बिट ट्रिकी होते हैं और दूसरा ये जो है कि एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक काम करते हैं, हम 2025 के लिए जो एमसीक्यूज हैं जो इस साल मैं कोशिश करूंगा इनसे रेलेवेंट कंसेप्ट्स भी आप लोगों को दे सकूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसमें ये क्वेश्चंस तो आ चुके हैं, इस कंसेप्ट से रेलेवेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले तो वो तमाम बच्चे जो इंडिकेट नहीं किया हुआ होता उनके लिए ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मॉडल है, आपको पता है वाटसन एंड क्रिक्स ने डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अगर हम लोग बात करते हैं तो सर इसके रेलेवेंट इस तरीके से बताते हैं कि आपके पास इस तरीके से इन्होंने एक मॉडल दिया था और इस मॉडल के मुताबिक इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने ये कहा था कि आपके पास पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके पास इस कंसेप्ट के मुताबिक साइटोसिन एक बेस होती है, वो इनमें से किसके साथ बाइंड करेगी। तो जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत एफएससी पढ़ी हुई होती है तो एक टीचर एक टर्म पढ़ाता होता है जिसमें कहता है एडेनिन बॉन्ड बनाता है थायोनिन के साथ, और आपके पास जो ग्वानिन है वो बॉन्ड बनाता होता है साइटोसिन के साथ। अब याद रखना है यहाँ पे एमसीक्यू में साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ग्वानिन के साथ। मैंने आपको साथ में 2 पॉइंट और भी बता दिए ताकि आपको समझ आए कि अगर ये रिप्लेस करते हैं, बिल्कुल ये कहते हैं यहाँ पे साइटोसिन है एक बेस के साथ, तो यहाँ पे इसके अपोजिट क्या होगा, ग्वानिन होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर एडेनिन है एक, तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, थायोनिन होगा। तो आपके पास इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है कि अगर कहीं पे एडेनिन है तो उसके ऑपोजिट थायोनिन है, अगर कहीं पे ग्वानिन है तो उसके ऑपोजिट क्या है, साइटोसिन है। अब कहने का ये मतलब है कि एमडीकेट में क्वेश्चन है कि एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है। जो मेरे बच्चे होते हैं उनको मैं ट्रिक से सिखाता होता हूँ, जैसे उर्दू में सॉरी इंग्लिश में हम कहते हैं 80 उससे हम याद कर सकते हैं कि ए और डी आपस में आ गए। पीछे आपको पता है 4 बेसिस में से जी और सी बनता है और मैं बच्चों को मजाक से कह देता हूं तो बेटा जी से याद रखो गर्ल्स कॉलेज। अब इसमें मैंने एक ट्रिक रखी हुई है, मैं बच्चों को बताओ बॉन्ड किसके लिए ज्यादा होगा, तो यहाँ पे 80 में ज्यादा होंगे, गर्ल्स कॉलेज में ज्यादा होंगे। तो एज अ फनी नोट पे इसे उस तरीके से नहीं लेना, लेकिन याद रखने के लिए जो जीसी है उसके दरमियान आपको 3 बॉन्ड मिलते हैं और 80 के दरमियान आपको 2 बॉन्ड मिलते हैं। अब ये बॉन्ड की नेचर क्या होती है, या आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो मैंने अब आप लोगों को एक एमसीक्यूज के लिए बात बताई कि अगर क्वेश्चन आता है कि एडेनिन किसके साथ बाइंड होता है तो आपको दिखाया मीन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ बाइंड होता है तो साइटोसिन के साथ। यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। एक बंदा था जिसका नाम था एल्बर्ट चार्गव। एल्बर्ट चार्गव ने एक कांसेप्ट किया था कि इसने कहा था बेसिकली आपको पता होना चाहिए डीएनए के अंदर 2 तरह की बेसेस होती हैं, एक को हम कहते हैं पायरिमिडिन, ठीक है, एक को हमने कहा पायरिमिडिन और दूसरी वाली को हमने कहा प्यूरिन। अब इससे बड़ी टेक्निकल बात की, इसने कहा कि जितनी पायरिमिडिन बेसेस होंगी उतनी क्या होंगी, प्यूरिन होंगी। मतलब इसके कहने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है कि आपके पास जितने थायोनिन्स होंगे उतने ही आपके पास क्या मिलने चाहिए हमें, एडेनिन, और जितने आपके पास क्या होगा, ग्वानिन होंगे उतने ही आपको क्या मिलने चाहिए, साइटोसिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपसे वो टर्म्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि थायोनिन 15 है तो एडेनिन कितने हैं, 15 है, साइटोसिन 15 है तो ग्वानिन कितने हो गए, 15। तो इसका मतलब ये है कि एक और कांसेप्ट एमसीक्यूज का आ सकता है कि जितने पायरिमिडिन होंगे, जितनी नाइट्रोजनियस बेसेस पायरिमिडिन की होगी उतनी नाइट्रोजनियस बेसेस किसकी होगी, प्यूरिन की। तो पहले चैप्टर का ये जो एमसीक्यूज है ये आप इस पॉइंट को इस तरीके से समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और बात बताता हूँ जो आपने अपने कैरेक्टर के लिए याद रखनी है। ये कहते हैं डीएनए में डिफरेंट टर्न्स होती है, क्या बात करें, और जो एक टर्न है उसकी लेंथ जो होती है 3.4 नैनोमीटर होती है। तो अगर इंडिकेट में क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए की लेंथ कितनी है, ये डीएनए की एक टर्न की लेंथ कितनी है, तो आप क्या कहोगे 3.4 नैनोमीटर होती है। इसके बाद अगले एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। अगले एमसीक्यू में एक ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में बताया गया है। तो याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन का जब भी वर्ड आए तो इट इज अ कंजुगेटेड बायोमॉलिक्यूल। आपको पता होना चाहिए कि कंजुगेटेड बायोमॉलिक्यूल का मतलब ये होता है जब 2 बायोमॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये 2 चीजों से मिलकर बना है, एक आपके पास आ गया ग्लाइको,
ग्लाइकोज स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्वेश्चन आ गया प्रोटीन, और प्रोटीन आपके पास आपको पता है अमीनो एसिड की रिएक्शन से बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्लाइकोप्रोटीन किसमें ज्यादा होता है, तो इन सारे ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे एमसीक्यू याद रखना है कि ग्लाइकोप्रोटीन सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है वो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो अबंडेंट है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका काम क्या है, दो काम आपने सबसे पहले याद रखने हैं। एक तो ये किसी भी सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन बनाता है। एंटीजन का मतलब है जो एंटीबॉडीज को जनरेट कर सकते हैं, किसी भी सेल के ऊपर ये क्या बनाता है, एंटीजन बनाता है। और दूसरा उस सेल की सरफेस पे रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है कि बाहर से कोई मैसेज आ रहा है तो उसको रिसीव करना है। तो इंडिकेट के पॉइंट याद रखना है कि जो कंजुगेटेड बायोमोलेक्यूल्स होते हैं ज्यादातर जो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको मिल रहे होते हैं तो उनका रोल यही होता है। उसके बाद तीसरा है कि वाटर के अंदर स्पेसिफिक हीट जो है हाई स्पेसिफिक हीट क्यों होती है। अब इसमें एमसीक्यू पहले तो बताऊं कि यार स्पेसिफिक हीट क्या है। अब आप बहुत सारे टीचर डिफरेंट तरीके से इसको बताते हैं, मैं इसको आसान करता हूं। मैं कहता हूं गौर से सुनिएगा, मैंने कहा मैंने कोई भी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिया, इस 1 ग्राम मॉलिक्यूल का टेम्परेचर मुझे 1 सेंटीग्रेड राइज करना है। दोबारा बताता हूं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है। इसके लिए जितनी भी हीट लगेगी, जितनी हीट लगेगी उस हीट को कौन सी हीट कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब याद रखना, और वाटर के केस में 1 कैलोरी है ये, आपके पास कितनी कैलोरीज लगती हैं, 1 कैलोरी लगती हैं। अब इंडिकेट में क्वेश्चन आ गया है कि वाटर के अंदर ये जो उसकी स्पेसिफिक हीट है वो हाई क्यों है, ज्यादा क्यों है। वो आपके पास क्लास किस्म की बॉन्डिंग होती है एंड दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंडिकेट में एमसीक्यू याद रखना है कि और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और नाम होता है, इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब इंट्रा नहीं कहते, इंट्रा के केस में कोवैलेंट है। अगर एमसीक्यू आ जाए वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कौन सी होती है, तो वो दो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इसमें चेंज करता हूं, आ जाए कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। क्या कहते हैं बच्चा, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो ये आपके पास 3 एक एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए पास्ट पेपर में, जिसमें हम लोगों ने 2-3 कांसेप्ट्स और भी पढ़े। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, which of the following is a branch polysaccharide। अच्छा, ब्रांच पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि किसकी, इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स तो है ही है, लेकिन ब्रांच कौन सा। यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद होते हैं। What are polysaccharide? तो हम कहते हैं more than 10 शुगर यूनिट। अगर मैं किसी से पूछूं कम से कम पॉलीसेकेराइड में कितने यूनिट होंगे, वो कहेंगे 10। ना ना ना, जब मोर देन 10 बोला है तो आपने एमसीक्यूज याद रखना है। एक और तरीके से एमसीक्यूज आ जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स इन पॉलीसैकराइड वो 10 नहीं होंगे, 11 होंगे, क्योंकि 10 से तो ज्यादा चाहिए। तो इंडिकेट की लाइन याद रखने की पॉलीसैकराइड, बाकी मतलब पॉली मतलब मैनी, कितना मैनी, मोर देन 10। यानी इसका मतलब है कि मिनिमम अगर मैं एक पॉलीसैकराइड को तोड़ूंगा तो कितने कार्बन मिलेगा, कितने शुगर मिलेंगे, 11 मिलेंगे। तो ये वैसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब इन सब इन सब में से आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर आपके पास ब्रांच होता है। अब मैं अपने बच्चों को बताता हूं, इन सब में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ब्रांच स्ट्रक्चर में आपको पता है, देखिए सेलुलोज तो आपके पास अनब्रांच चेन है, ठीक है, सेलुलोज तो आपके पास अनब्रांच चेन है ग्लूकोज की, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम अमाइलोज की बात करें तो अमाइलोज के पास भी ब्रांच नहीं है, ये भी आपके पास अनब्रांच है, मैंने उसे लूजर कहता हूं। और अगर हम इसके बाद एक और बात करते हैं, आपके पास यहाँ पे ग्लाइकोजन आ गया। अब याद रखना है ये जो ग्लाइकोजन होता है वो आपके पास ब्रांच होता है, और आपने याद रखना है ग्लाइकोजन आपके पास क्या होगा, ब्रांच होगा। अब इंडिकेट का पॉइंट याद रखना, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास बी ऑप्शन है, यानी ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन के रिलेटेड एक और पॉइंट भी याद रखना है, ये जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर स्टोरेज मॉलिक्यूल है, क्लियर है बात नहीं, एनिमल्स के अंदर स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है। और इसके बाद अगर हम काइटिन की बात करते हैं, काइटिन के लिए एमसीक्यूज याद रख लेना है कि काइटिन जो है वो एज अ एक्सोस्केलेटन के तौर पे यूज होता है, इसमें एक्सोस्केलेटन के यूज पे। अब मैं एक और एमसीक्यूज बता देता हूं, जो आपके पास सेलुलोज है इसमें अल्फा टाइप मौजूद नहीं होती बल्कि बीटा ग्लूकोज होता है, और अमाइलोज के अंदर जो है वो आपके पास अल्फा मिल सकती है। अब उसके बाद अल्फा ग्लूकोज मिल सकता है। अब उसके बाद एक और चीज देखते हैं, which of the following is a globular protein। ऐसी प्रोटीन जो ग्लोबुलर हो, ग्लोबुलर के लिए हम इंडिकेट का क्वेश्चन याद रखना, ग्लोबुलर प्रोटीन या तो टर्शियरी होगी
और या ही आपके पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के केस में। अब एंजाइम आपको पता है कौन सी प्रोटीन्स होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स के लिए सारे टीचर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा और इसके साथ लिख देता हूँ, एंजाइम इज अ फंक्शनल प्रोटीन। जब टिकट पे क्वेश्चन आ जाए एंजाइम को आप स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहोगे नहीं, एंजाइम को आप फंक्शनल प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद एल्ब्यूमिन आ गया, ये भी आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन में आती है। उसके बाद हीमोग्लोबिन आ गया, ये भी आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन में आती है। और हीमोग्लोबिन के लिए एक दो वर्ड और याद रखते हैं कि आपके पास जो ब्लड होता है, ब्लड के कलर को आपके पास जो मेंटेन करता है वो आपके पास हीमोग्लोबिन है। और उसके अलावा ग्लोबुलर के बाद अगर हम लोग एक और चीज देखते हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट भी करती है और ऑक्सीजन को भी। इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर चेंज हो कि भाई इसमें से रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, तो आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई कोलाजिन। और मेरा बच्चा कोलाजिन जो है वो आपके पास फाइब्रस प्रोटीन होती है, और फाइब्रस प्रोटीन के साथ साथ इसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ गया, डी आ गया। जहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर आपके पास डी आ गया था। अब उसके बाद एक और है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है वो वाटर को हेल्प करती है कि वो सर्कुलेट करे लिविंग बॉडीज के अंदर और ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पानी की प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन एंड कोहेजन। एडिशन और कोहेजन का मतलब यह है कि वाटर की अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन और वाटर की हाइड्रोफिलिक सरफेसेस के दरमियान अट्रैक्शन जो होती है वो आपके पास इसमें बात होती है। और यहाँ पे एक और चीज भी आपको गौर से सुन लेनी है कि प्रॉपर्टीज जब भी पढ़ो उसका फंक्शन हर टीचर जो है वो आपको सेपरेटली आपको वन बाय वन बताएगा। यहाँ आरएनए का स्ट्रक्चर किस चीज पे मुश्तमिल होता है, तो पहली चीज तो याद रख लेना, इसमें डबल दो स्ट्रैंड होता ही नहीं है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। और दूसरा, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर मौजूद नहीं होती। डीऑक्सीराइबोज शुगर तो होगी नहीं, इसमें कौन सी शुगर होती है आपको पता है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर। और राइबोज 5 कार्बन की शुगर है, आपको इतना पता होना चाहिए। और एक और चीज, ये 5 कार्बन की एल्डोज शुगर है, कीटोन शुगर नहीं है। डिकैट याद नहीं, एल्डो शुगर होती है। उसके बाद इसमें 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी नहीं होते। हाँ, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक बेस होती है जिस बेस को हम लोग यूरासिल कहते हैं। और एमडीकेट में क्वेश्चन आ जाए कि बेटा ये यूरासिल जो है ये पायरोमिडीन है कि प्यूरिन है, तो आपने क्या कहना है, इट इज अ पायरोमिडीन। अगर एमडीकेट ऐसे ना पूछे और थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछे किन बेसिस के अंदर डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए, पायरोमिडीन बेसिस में होता है, प्यूरिन बेसिस में डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद और एमसीक्यूज को देखते हैं कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन शुगर जिसमें सब शुगर भी करेक्ट हो, फंक्शनल ग्रुप भी करेक्ट हो। तो यहाँ पे आगे ग्लाइसिन है, ठीक है जी, ठीक है, शुगर है। अब 3 कार्बन की बात करेंगे, लेकिन इसका लास्ट ऑप्शन गलत है, ये कीटोन नहीं है बल्कि ये एल्डो शुगर। तो सोचो ये पहले वाला करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा देखिए राइबोज है, हाँ ये बात नहीं है, 5 कार्बन के ये भी ठीक है, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इसको देखिए राइबोज है, ठीक है, 5 कार्बन के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती है, यहाँ पे इधर कीटोन ग्रुप होना चाहिए। लास्ट में देखो ग्लाइकोज है, ठीक है, 6 कार्बन के, ये भी ठीक है। यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे कौन सी शुगर लिखनी चाहिए, एंडोज लिखनी चाहिए। तो बच्चा ये कुछ सीरीज है जो मैंने स्टार्ट की है जिनमें हम लोग एमडीकेट के रेलेवेंट जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। और इसके आज लेक्चर सेकंड तक इंशाल्लाह सारे चैप्टर्स की बनाऊंगा और वन बाय वन मेन सेशन तक मैं वो सारे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। कहने का बुनियादी मकसद ये है कि जो एमसीक्यूज आपने मेंशन है उनमें से नेक्स्ट एमसीक्यूज कैसे निकलते हैं, ये कैसे कंसल्ट करें, तो इन्फॉर्मेशन करें। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।